बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दादा मने, दीदी मने, नाना नानी, आजा आजी, काका काकी सबके कर्मा कर और विश्वकर्मा कर बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी। जैसन कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। तो आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रौरमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। आज का जो जानकारी बहुत सुंदर जानकारी है। इस जानकारी के हम रांची जिला के और माझी प्रखंड के चांपा गांव से लेके आई। यहाँ का जो है राम किंकर ओझा जो सफल किसान हैं, तो भाई ई फौज से रिटायर भी कर जाए और रिटायर करे कर बाद
अपन बिजनेस अपन कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो कारोबार जो शुरू कर रहे हैं वो सुकर पालन कर है। तो भाई ओझा जी हैं इस सुकर पालन करत हैं, इकर ट्रेनिंग कहाँ से ले लाएँ, एखन उनका ठिना कहते सुकर हैं उकर देखभाल कैसे करत हैं, इकर बारे में जानकारी। तो चलो मैं सीधे चला थी ओझा जी के पास और जानकारी लेवा थी। सुकर पालन कम कीमत पर और कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है। पहले जहां इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, वहीं हाल के वर्षों में इसमें युवाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। झारखंड की राजधानी रांची के राम किंकर ओझा भी उन सफल युवा किसानों में से हैं जिन्होंने सुकर पालन को व्यवसाय के तौर पर अपनाया। इसकी बदौलत आज वे अच्छी खासी आमदनी हासिल कर पा रहे हैं। आज हमारे साथ एक सफल किसान, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक युवा सफल किसान जो कि आज सुकर का पालन कर रहे हैं। किस प्रकार से इनका रुझान सुकर पालन में हुआ और कैसे ये इस व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, इन सब बातों पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इनका नाम है राम किंकर ओझा जी। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सुकर पालन ही इन्होंने क्यों चुना। यहाँ पे जब मैं अपने मित्रों से मिला, दोस्तों से मिला, तो मुझे इस सुकर पालन बिजनेस के बारे में पता चला। तो मैंने कुछ लोगों से जाके मिला और उनसे जब पता मिला तो पहले तो सर सारे लोग मुझे ये कहने लगे कि ये बिज़नेस मतलब हम लोग इसको एक दूसरे नज़र से देखते हैं इस बिज़नेस को। फिर हमने ये कहा कि ठीक है, दूसरे नज़र से देखते हैं, काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। उसके बाद फिर हमने इस पे थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में मालूम चला कि हम इसको होटल वेस्ट नहीं, ड्राई फीड के बदौलत भी किया जा सकता है और ये कोई गंदा काम नहीं है। और उसके जगह पे हमने तैयारी किया और 2.5-3 सालों से मैं इसको रन कर रहा हूँ। इससे मेरा घर परिवार सब बढ़िया से चल रहा है, अच्छे पैसे अर्न भी कर रहा हूँ। तो सभी भाइयों लोगों से मैं ये भी कहता हूँ कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है इसे करने में। राम कहते हैं कि इधर उधर से जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने कांके स्थित वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर से संपर्क साधा और उनसे राय मशविरा कर छोटे स्तर पर सुकर पालन की शुरुआत की। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता गया। अभी उनके बाड़े में 150 से 200 सुकर मौजूद हैं। देखिए सर, सबसे पहले मन में जब हमने कुछ YouTube में सर्च किए, कुछ दोस्तों से ये मालूम चला इसके बारे में, उसके बाद हमने सर इसको जब जाके एक कांके में भी वेटनरी कॉलेज है, वहाँ के रविंदर सर हैं, मैं उनसे भी मिला, फिर उनसे राय मशवरा हुआ। उसके बाद सर ने कहा कि ठीक है राम जी, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो एक छोटे पैमाने पे मतलब 2, 4, 5 जानवरों के साथ हमने शुरुआत किया। और जब हमें शुरू के दिनों में कुछ सफलता नज़र आई, कुछ प्रॉफिट नज़र आया, तो फिर हमने इसके लार्ज स्केल में किया, जिसके बदौलत आज 150-200 जानवरों के साथ में झारसुक नस्ल पे और लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ये 2 नस्ल पे काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। अच्छा, तो ये इसके लिए आपने कोई प्रशिक्षण वगैरह भी लिया? हाँ सर, ये इसके लिए भी मैंने कांके वेटनरी कॉलेज से प्रशिक्षण 10 दिनों का प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद भी जब कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो सर से बात होते रहती है और जितना हो सके सर मुझे मदद भी करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने 15 से 16 लाख के निवेश पर इसकी शुरुआत की थी और आज की तारीख में हर महीने पशु के आहार पर 50 से 60 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। सर जो जानवरों को खरीदने में खर्चा गया और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम लेते हैं तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्ट किया था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में जी। और उसके बाद सर आज के डेट में एक जो फीड रनिंग कॉस्ट है, फार्म रनिंग कॉस्ट, वो मेरा गिरता है। जो फीड में तकरीबन हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये का फीड हमारे फार्म पे आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप होटल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप सीधे दाना इनको देते हैं जी। तो वो तो एक खर्चीला व्यवसाय हो गया, तो वो किस तरह से आपने चुना और दोनों में अंतर क्या है? जी सर, देखिए जो होटल वेस्ट की बात आप कह रहे हैं, लोगों ने इस जानवर को घृणी नज़र से देखना इसीलिए चालू कर दिया क्योंकि सर ये कूड़ा कचड़ा खाने लगे, जो कोई नहीं खा सकता है उसको ये खाने लगे। तो हमने सर उसी मानसिकता को बदलने के लिए ड्राई फीड पे इन लोगों को रखा। और जबकि
क्योंकि सर देखो मोर्टेलिटी के जो चांसेस है, अगर आप इन्हें होटल वेस्ट खिला रहे हो, कूड़ा कचरा खिला रहे हो, तो आपको सर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आप ड्राई फीड पे ले सकते हैं। और मैं ये बात मानता हूँ सर कि ये होटल वेस्ट से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दूसरी बात सर कि जहाँ पे मुझे 10 जानवर मेरे बचते हैं, वहाँ पे सर अगर आप होटल वेस्ट खिलाते हो तो 4-5 जानवर बचाने मुश्किल है। तो ऑन एंड ऑल अगर आप देखोगे तो सर थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क है, कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं है होटल वेस्ट और ड्राई फीड पे। राम किंकर के सुकर व्यवसाय से जुड़कर कई लोगों की घर आजीविका चल रही है। कई लोगों को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार भी दे रखा है। जो लोग उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं वे सभी बेहद खुश हैं। आप ये बताइए कि आप पहले क्या करती थी? डेरा काम करते थे। डेरा काम करती थी। तो ये राम किंकर जी जो हैं वो सुकर पालन कर रहे हैं, तो इससे कैसे जुड़ी आप? इससे यहीं रांची से यहाँ आए, फिर यहाँ से कुछ लोग से जुटे, फिर बड़े भैया लोग आए, फिर भैया लोग से ही लोग से जुड़ गए। तो आज आप सुकरों की देखभाल कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले से बहुत अच्छा है। अभी बाल बच्चा भी परिवार सबके साथ में है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवा रहे, पहले से बहुत अच्छे है। अभी बस यही पालन एकदम सुअरे पालन करते थे, और फिर उसके बाद में जैसे राम भैया से भेटा गए तो अब मतलब कि राम भैया का ही अब ड्यूटी करते हैं। मेरा जितना पूरा जानवर है सब जगह एकदम इसका देखभाल मेरे ही जिम्मा है, एकदम हर चीज़ एकदम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले आप शायद कुक का भी काम करते थे। हाँ, कुक का काम करते हैं हम। मिस्त्री है। मिस्त्री? हाँ। तो उस समय आपको काम रोज मिलता था? रोज नहीं मिलता था, पर अभी मेरा अस्थायी एक जगह एकदम हो गया है। बस अब यही जगह एकदम अपना परिवार के साथ में प्रेम भाव से है। राम किंकर कहते हैं कि लोगों को सुकर पालन के प्रति अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम उनको हर तरीके से फाइनेंशियल, पर्सनल, जैसा भी उनको सपोर्ट चाहिए, हर सपोर्ट, फैमिलियर, जो सपोर्ट चाहिए सब हम करते हैं और करने के लिए सदैव तैयार हैं। सुकर पालन का जब उनका ये इच्छा हुआ था तो आप किस प्रकार से उनको सहयोग, मतलब सोचे कि क्या ये कर रहा है, इस टाइप से कुछ मन में विचार आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है, कोई भी काम खराब नहीं होता है। इस ध्येय से हमने उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया कि ठीक है आप करिए, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको अच्छा लगे उस काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ करिए। वे कहते हैं कि अगर आप सुकर पालन को अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी और आप अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सर मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में जाके पता कीजिए इस बिज़नेस को, और इस बिज़नेस में कोई ख़राबी नहीं है। लाइव स्टॉक बिज़नेस में अगर आपका रुचि है तो मैं कहूँगा कि सुअर पालन पे एक बार ज़रूर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। राम किंकर ओझा ये एक आर्मी पर्सन हैं, और मुझे याद है कि लगभग 3 साल पहले वो हमारे पास आए थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र में, और वो उन्होंने बताया कि अभी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका हूँ, अभी मेरे पास मैं बेरोज़गार हूँ, एक तरह से मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे स्वरोजगार मिले। काफ़ी अच्छी आमदनी उनको सुकर पालन से हो रही है। वो अपने घर को भी अच्छी तरह से पाल रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को इसमें रोज़गार भी दे रखा है। तो इस तरह से जैसा कि एक भ्रांति थी कि सुकर पालन को जो है होटलों की जूठन सामग्री या बेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं तभी फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सुकर पालन की जो स्थिति है झारखंड में, जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड सुकर पालन में अभी संख्या के आधार पर आसाम के बाद दूसरे स्थान पर है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में जो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, वो इसको सुकर पालन को वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक इस बात को सिद्ध किया कि सुकर पालन जूठन सामग्री से नहीं, दाना मिश्रण से भी किया जा सकता है। चलो किसान भाई बहन मान अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। दूसरा जानकारी है किसान भाई बहन में बहुत ज़रूरी है कि जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जानकारी है कि अम्लीय मृदा मिट्टी जो है उनका सुधार और मिट्टी कर जांच, ये दुयो जो है किसान भाई बहन में बहुत जानना जरूरी है। काल है कि झारखंड कर जो माटी होएला ये अम्लीय होएला, इकर में चूना कर जो भुरकाव करल जाला जरूरी है। तो और ख़ास विशेष जो है, चलू हमारे चलत थी अपन डॉक्टर साहब के पास और उनका जानकारी लेवे थी। डॉक्टर साहब हैं सुशांत कुमार नायक।
आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कुमार नायक जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अम्लीय मृदा का सुधार किस प्रकार से किया जाए तथा मिट्टी जांच का हमारे किसान भाइयों के लिए क्या महत्व है। किसान भाइयों, पहले मैं बता दूं कि अम्लीय मिट्टी में क्या क्या आप लोग को तकलीफ़ होता है या परेशानी होता है। जो अम्लीय मिट्टी हम जो जिसको बोलते हैं, जैसे जो लाल मिट्टी है, अगर ज़्यादातर आपके पास दिखता है कि लाल टाइप का जो मिट्टी होता है वो मैक्सिमम का क्या होता है कि अम्लीय मिट्टी रहता है। और ये अगर हम झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड में हमारा 80% जितना भी ज़मीन है ये हमारा अम्लीय मिट्टी है। और अम्लीय मिट्टी का पहचान होता है कि उसका एक pH होता है, और pH ज़्यादातर यहाँ 4.5 से लेके 5.5 के बीच होता है। और इसी के बीच अगर हमारे मिट्टी pH होता है तो जितना भी हम फसल उगाते हैं उसमें हमारा पैदावार नहीं हो पाता है। और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे दूसरे जैसे जहाँ मिट्टी अच्छा होता है, जिसका pH 7 के पास रहता है, वो माना जाता है कि अच्छा मिट्टी होता है। अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा जो पैदावार है करीब 20 से 25% कम होता है। इसका मेन कारण होता है कि जो हमारा pH बहुत कम होता है, इससे हमारे जो भी पोषक तत्व हैं पौधे को जो चाहिए 16 पोषक तत्व जो चाहिए, 17 पोषक तत्व हो गया, तो अगर ये जो पोषक तत्व है वो पौधे को नहीं मिल पाता है। अगर हम बात करते हैं जो भी हम किसान भाई आप लोग जो खाद डालते हैं, यूरिया, DAP, MOP या और भी जो भी खाद डालते हैं, वो पौधे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा जो pH है 4.5 से लेकर 5.5 के बीच है। जब तक कि हम उसको pH को सुधारने के लिए हमारा मिट्टी का pH करीब 5.5 से ऊपर होना चाहिए। उसको सुधारने के लिए हमें चूना पदार्थ डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास जो चूना पदार्थ जो मिलता है, एक तो है जो बुझा हुआ चूना आपको डालना है, उसके बाद है जो डोलोमाइट मिलता है वो डाल सकते हैं। और अगर ये दोनों अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक पौधा है जो चूना पदार्थ जैसा काम करता है, वो जो है टेफ्रोसिया है। टेफ्रोसिया में हमारा जो पौधा है उसमें काफ़ी चूना पदार्थ होता है। चूना पदार्थ का मतलब है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा होता है। अगर आप किसान भाई जो टेफ्रोसिया को जहाँ भी आप खेत है आपके पास, जहाँ धान लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, जहाँ भी मेड़ है, मेड़ के चारों तरफ अगर उसका बीज लगा देते हैं और पौधा जैसे बढ़ जाता है, उसके जो पत्ते जो होता है मुलायम जो पत्ते हैं, उसको अगर ज़मीन में उसको काट के पत्ते को काट के ज़मीन में मिला देते हैं तो ये जल्दी सड़ जाता है। 20 से 25 दिन या 1-2 महीने के अंदर सड़ जाता है। और ये जब सड़ जाता है तो फिर उससे हमारा मिट्टी का सुधार होता है। ये हो गया हमारा कैसे हम पौधे। अच्छा, एक चीज़ है मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसका मतलब है कि मिट्टी में कहीं ना कहीं अगर अम्लीय ज़्यादा हो तो वो नुकसानदायक है खेती के लिए, लेकिन इसके लिए तो सबसे आवश्यक हो जाता है कि मिट्टी की जाँच आवश्यक है। तो हमारे किसान भाई मिट्टी की जाँच कैसे करें? हाँ किसान भाई, मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हेल्थ जैसे होता है ना, मिट्टी का जो स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वास्थ्य उतना ज़रूरी है जब तक हमारा जो स्वास्थ्य उतना ज़रूरी है। तो अगर मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए हमें उसका टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमें टेस्ट ये पता चलता है कि आपका जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, फास्फोरस की क्या है, पोटासियम की मात्रा क्या होता है, और भी पोषक तत्वों की कमी कहाँ है वो आपको पता चल जाता है। अगर कमी है तो हम उसमें खाद डाल सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाद डाल सकते हैं, या हमारे पास अगर भरपूर मात्रा में है, जो भी उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में अगर ज़मीन में है, उस खाद को हम कम डाल सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बचत होगा, जो भी आप अनजाने में जो भी आप खाद डाल देते हैं उससे हमें बचत हो सकता है, पैसे की बचत हो सकता है। साथ ही साथ जो भी हमारा अगर जो खाद आप डाल देते हैं जो हमारे ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या होगा, ज़्यादा डालने से हमारा जो ज़मीन के जो नीचे भूगर्भ है, जो पानी है, उस पानी में उसमें जाके घोल के मिलता है और दूषित होता है, और उसी पानी को हम जब पीते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए आपको स्वास्थ्य देखना है। मिट्टी का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम लोगों का स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये तो ये ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसान भाई को मिट्टी जांच करानी है तो उसके लिए वो तरीका क्या है, किस प्रकार से वो जांच करा सकते हैं अपने मिट्टी को? हाँ किसान भाई, जब मिट्टी आप जांच कराएंगे तो जैसे मिट्टी के लिए आपका नमूना लेना होगा। मिट्टी जब नमूना लेते हैं किसान भाई, तो ज़मीन का करीब 15 सेंटीमीटर आपका गड्ढा खोद के, जैसे V शेप होता है, इंग्लिश का जो V शेप होता है, ऐसे V शेप आपको करना होगा। और V शेप के अंदर में जो दोनों तरफ
खरोच के आपको मिट्टी 8 से 10 जगह से जो ज़मीन होगा, जो खेत होगा आपका, उसी से आपको लेना होगा और इसको एक जगह मिला देना होगा। फिर 4 भाग करके 2 भाग उसको फेंक देना होगा, फिर 2 भाग मिलाना होगा। ऐसे करते करते आधा केजी जैसा आपका एक ज़मीन का सैंपल होना चाहिए। और इस सैंपल को आप कहीं भी जो लैब है, जैसे मिट्टी जांच के जो लैब है, यहाँ जो रांची है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो RK मिशन है, वहाँ आप दे सकते हैं, या हमारे जो गवर्नमेंट का जो है झारखंड गवर्नमेंट का जो है वहाँ कांके में, वहाँ दे सकते हैं। जितना भी जहाँ हमारे जो लैब है वहीं पे आपके अगर नज़दीकी जो आप जो ज़िला हैं, वहाँ हर ज़िले में आपको कृषि विज्ञान केंद्र आपको मिलेगा। तो उसी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आपका जो सैंपल है दे सकते हैं, तो वहाँ आपको जांच का पता चल जाएगा और उससे आपका खाद का बचत हो सकता है। ये हेल्थ अगर सही रहेगा तो हम लोग का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है वहाँ हमारे किसान भाई जाकर मिट्टी जांच करा सकते हैं। मिट्टी जांच जैसे ये तो हो गया कि बहुत ही आवश्यक है। और कई बार अगर मिट्टी में क्षारीय हो, अम्लीय की तो बात हो चुकी है, क्षारीय हो तो फिर क्या करें हमारे किसान? हाँ किसान भाई, अगर क्षारीय है, अगर मिट्टी आपका जो pH 7 से अगर ऊपर है तो वहाँ आपको जिप्सम डालना पड़ता है। जो जिप्सम एक है जैसे चूना पदार्थ जैसा होता है, जिप्सम आपको डालना है ज़रूरी। और ये भी आपको 1.5 से 2 kg प्रति डिसमिल के हिसाब से डाला जाता है। जैसे चूना हम डालते हैं, चूना का जो मात्रा है 1.5 से 2 kg प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको डालना पड़ता है। तो ये आपको जैसे मैं जिप्सम बताया, अगर क्षारीय है 7 से अगर ऊपर है तो आपको 1.5 से 2 kg आपको इसमें जिप्सम डालना पड़ता है। तो किसान भाई बहन मान बताओ, रौरे मान के ये दुयो जानकारी कैसे लगलक भाई? बेस जानकारी है नहीं तो कहे कर मतलब है कि अगर ऐसा कोई जानकारी रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो इके तो रौरे में लिख ले ली। एगो और जानकारी देवे के है कि किसान भाई बहन मन जो है चिट्ठी लिख के कहें ना कि भाई देखू रौरी कार्यक्रम जो रहे से छूट गलक, हम देखे नहीं पारली, जानकारी नहीं मिलक। तो रौरे मन के परेशानी कर बात न खे, परेशान हो के जरूरी न खे। रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो मकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।